आपको पता है कि भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में 119वें स्थान पर है। 167 देशों की इस सूची में हम कहां खड़े हैं? क्या हमारा देश सच में विकसित हो रहा है या फिर यह सिर्फ सरकारी आंकड़ों का खेल है? आज हम एक ऐसी सच्चाई से सामना करेंगे, वह सच्चाई जिसे सरकारें छुपाना चाहती है, वह सच्चाई जो करोड़ों भारतीयों के भविष्य से जुड़ी हुई है। सतत विकास लक्ष्य क्या है? 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए थे, जिनका मकसद था गरीबी हटाना, भूख मिटाना, सभी को स्वास्थ्य और शिक्षा देना, लैंगिक समानता स्थापित करना, स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना और एक ऐसा भविष्य बनाना जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना था, लेकिन भारत का हाल क्या है? क्या हम इन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ कागजों पर विकास कर रहे हैं? भारत की रैंकिंग और गिरावट। भारत जो 2020 में भी एसडीडी इंडेक्स में 115वें स्थान पर था, अब 109वें स्थान पर आ गया है। क्या यह प्रगति है? क्या इससे हमें खुशी होनी चाहिए? हमारा स्कोर 63.9% है, जो वैश्विक औसत 67% से भी कम है। मतलब साफ है कि हम दुनिया के बाकी देशों से पीछे हैं। और चिंता की बात यह है कि भारत के 16 में से 9 प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहद खराब हो रहा है। भारत के कमजोर क्षेत्र भूख, स्वास्थ्य, जल, शिक्षा, समानता और पर्यावरण। अब सवाल ये है कि आखिर हमारी स्थिति इतनी खराब क्यों है? विकास की सच्चाई और आंकड़ों का खेल। हर चुनाव में हम बड़े बड़े वादे सुनते हैं। सरकारें कहती हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह सच है? भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के 22 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। क्या इसे हम विकास कहेंगे? कौन कौन से राज्य सबसे आगे और पीछे हैं? भारत के भीतर भी कुछ राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ बहुत पीछे रह गए हैं। आइए देखते हैं कौन कहां खड़ा है। सबसे आगे है उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल, जिनका स्कोर 77% से ज्यादा है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सबसे पीछे है, जिसका स्कोर 56% से कम है। यानी अगर आप तमिलनाडु में हैं, तो आपको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप बिहार में हैं, तो आपको बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां। अब सवाल यह उठता है कि भारत इतने पीछे क्यों है? आइए जानते हैं उन 5 सबसे बड़ी समस्याओं को, जिनकी वजह से हमारा विकास धीमा हो रहा है। गरीबी और भूख। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। क्या यह एक न्यू इंडिया की तस्वीर हो सकती है? स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बजट कई छोटे देशों से भी कम है। सरकारी अस्पतालों की हालत दयनीय है। शिक्षा की गिरती गुणवत्ता। सरकारें शिक्षा पर खूब खर्च करने का दावा करती हैं, लेकिन 50% बच्चे 5वीं कक्षा तक पहुंचने के बाद भी बुनियादी गणित नहीं कर पाते। पर्यावरण और जल संकट। गंगा सफाई के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन नदी आज भी जहरीली बनी हुई है। पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार और कुप्रबंध। हमारे विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार है। सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता है। समाधान क्या है? लेकिन क्या हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं? क्या भारत 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा कर सकता है? हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को बढ़ाना होगा। पर्यावरण और जल संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। युवाओं को रोजगार के सही अवसर देने होंगे। महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हमारी भी लड़ाई है। हमारा भविष्य क्या होगा? 2030 ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम कभी नहीं जागे तो भारत का भविष्य अंधकार में हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी आवाज उठाएं, अपने नेताओं से जवाब मांगे और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम भारत को असली विकास की राह पर ला सकते हैं। यह हमारा भारत है और इसे बदलना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। दरअसल हम लोग ना अपनी पुरानी ब्लंडर्स से अगर सबक नहीं लेंगे तो आगे वो गलतियां करते रहेंगे। आपने एक किताब है विजय गोखले की लॉन्ग गेम, उसमें अगर उसको पढ़िए तो उन्होंने बताया कि भारत में जब चाइना एक गणराज्य के रूप में उभर रहा था, तो इतनी ब्लंडर की थी कि भारत ने अपने से, नेहरू ने क्या किया कि उनको एक चिट्ठी लिख दी कि हम आपको मान्यता देने वाले हैं। चाइना ने मान्यता मांगी ही नहीं थी भारत से। चाइना ने क्या किया,
चिट्ठी का जवाब ये दिया कि ओके, हम आपके ऑफर पर विचार करेंगे। जबकि इन्होंने तो ये सोचा था कि चाइना ये कहेगा कि रे, आपने हम लोगों को अब हमारे फॉर्मेशन ईयर्स में ये कहा कि हम आपको मान्यता दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने इसको भारत की कमजोरी समझा और वो कमजोरी अगले 10 साल तक कैसे पैन आउट हुई, 1962 का जो युद्ध हुआ वो कैसे हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सब पता है, क्योंकि नेहरू की गलतियों को तो हम बहुत बाइनोकुलर से, बहुत छोटी-छोटी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अपनी गलतियों को छोटा-सा, अपने से इस समय की कंटेम्परेरी गलती को देखें, क्या ज़रूरत थी इस समय कि हम लोग अमेरिका में तुरंत चले जाएँ? ऐसे ऐसे समय में जबकि वो पैक कर के हमारे नागरिकों को हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डाल-डाल के वापस भेजने के मूड में थे। तो ऐसे में हम लोगों को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि हम कहें कि प्लीज़ हम आपके गेस्ट बनना चाहते हैं। उन्होंने तो बहुत आसानी से बुलाया भी नहीं था हमको। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो इनॉग्रेशन था उसमें शी जिनपिंग को न्योता दिया था और ये सब लोग गवाह हैं इस बात के कि उसके बाद किस तरह से विदेश सचिव ने वहाँ का दौरा किया, विदेश मंत्री ने दौरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग इन्विटेशन थे हमारे लिए। मुझे नहीं पता उसकी सबूत क्या है कि क्या इन्विटेशन लेने गए थे, नहीं गए थे। लेकिन ऐसे में तुरंत जाने की आवश्यकता क्या थी कि जब हम लोग बैकफुट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि गुड फ्रेंड हम, लेकिन गुड फ्रेंड होने का कोई सबूत तो नहीं आ रहा था उधर से। उधर से तो हमारे पास 107 लोग बेड़ियों में इधर C-17 विमान में भर-भर के भेजे जा रहे थे, जिनके वीडियो अपलोड हो रहे थे। मुझे लगता है कि पूरे पूरे प्रतिष्ठान को ये सोचना होगा, इस तरह की हड़बड़ी दिखाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों हम लोगों को वहाँ पर दुनिया के 5 उन देशों में शामिल होना था जिनके राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के गेस्ट बने? और हुआ क्या कि जिस दिन आप गए, उस दिन जब आप आए, उस दिन प्लेन लोड डिपोर्टीज आपके घर भेज दिए गए। इससे बड़ी इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट और क्या हो सकती थी? क्या यहाँ पर इन दोनों के करीब आने से हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हमारे देश के लिए आ सकती हैं? क्योंकि अभी पहले से ही इतनी आर्थिक परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जो भी है, ट्रम्प इतना तो कर रहे हैं कि उनका डॉलर की कीमत लगातार बढ़ा हुआ है, बना हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों को अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो जो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रम्पानुकूल बनाना अपने आप को, और ये हम लोग ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। पुतिन अपने आप को कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं। तो ट्रम्पानुकूल बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए जिस तरह से वो हार्ड बार्गेनर है डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क, वो हार्ड बार्गेनिंग हमारी तरफ से होनी चाहिए। जैसे कि वो सीधे-सीधे ऐलान कर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वी विल सेल F-35 टू इंडिया। अरे! कि भारत में क्या प्लेन इस तरह से खरीदे जाते हैं क्या? कि F-35 प्लेन हम आपको बेच देंगे, या या दूसरे हथियार जो बेचने की वो बात कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग हथियारों का सौदा करते हैं क्या? या जिस तरह से वो बोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी साथ बैठे हैं और कहते हैं वो कि इट्स वेरी अनफेयर टैक्स, इंडिया हैज बीन इम्पोजिंग अनफेयर टैक्स। फिर आपने देखा होगा यूएस एड का मामला जब सामने आया, कितने एम्बैरेसमेंट हमको झेलने पड़े। यूएस पहले कहा गया कि $21 मिलियन भारत का टर्नआउट बढ़ाने के लिए आया था, ये एक बात हुआ। उस पर हम लोगों ने बीजेपी ने और कांग्रेस ने एक दूसरे पर पूरी राजनीति शुरू कर दी। मतलब सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अरे पहले पता तो कर लो कि यूएसएड ने कितना किसको क्या भेजा था। लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, ये तो अमेरिका से पैसा ले रहे थे हम लोगों को टॉपन करने के लिए। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ उल्टा ही बोल दिया, बोले कि मोदी गॉट $21 मिलियन। अरे मोदी ने पैसे ले लिए, अब बताइए किसको क्या जवाबदेही होगी? इस बीच में एमईए ने अपने आप को एंटर कर लिया, बोले कि जो $21 मिलियन के आरोप हैं इसमें दीज आर वेरी ट्रबलिंग।
आपको सीधे सीधे बोलना चाहिए था कि $21 बिलियन हमको मिला ही नहीं। और अगर उन्होंने दिया है हमको वोट एंड टर्नआउट में, हमको दिखाइए कागजों में कि कहाँ से दिया। लेकिन अगर MEA बोल देता तो सारा उनका जो पॉलिटिकल गेम है, जो बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप लगाने का गेम है, वो तो खत्म हो गया होता ना। हम लोगों को इस समय बहुत अलर्ट होना होगा। ट्रंप एक रेकलेस व्यक्ति के रूप में बिहेव कर रहे हैं। आप लोगों को 4 साल उसके निकालने होंगे आराम से। और ये जो माय फ्रेंड, माय डिप्लोमेसी, ये जो अपने आप को विश्व पटल पर विश्व नेता बनने की एक फिजूल की जो हड़बड़ी है, उसको थोड़ा सा रुकना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।